मैं आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। माई सेल्फ अमित शर्मा एंड आई एम अ टेक्नोक्रेट एंड वर्किंग इन अ लीडिंग पावर कंपनी। तो कल क्लास में हमने सेक्शन 1 to 10 ऑफ द राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट को स्टडी किया था। आज हम थोड़ा सा इसका पीछे का समरी देख लेते हैं, जो सेक्शन 1 to 10 में हमने जैसे क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हम सेक्शन 1 और 2 की बात करते हैं। जैसा आप सबको पता है, सेक्शन 1 जो है वो एक्सटेंट के बारे में बताता है कि ये एक्ट जो है वो कहाँ तक लागू है। और इसमें हमने ये देखा था कि ये छावनी बोर्ड को छोड़ के पूरे राजस्थान में लागू होगा। दूसरा हमने देखा था कि ये किस दिन से लागू होगा, वो भी हमने देखा था कि ये इसी सेक्शन में लिखा जाएगा कि जो गजट निकले लिखा गया है कि जो गजट निकलेगा उसी में इसकी डेट होगी, ये कब से लागू होगा, और वो हमने देखा था 15 सितंबर था। सेकंड सेक्शन में हमने देखा था कि डेफिनेशंस क्या क्या हैं, मतलब जो आगे टर्मिनोलॉजी जाएगी उनको कैसे डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि बिल्डिंग को कैसे डिफाइन किया जाएगा। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अभी हम एक बार सेक्शन 3 to 10 को मैं आपस में कनेक्ट करके बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और हो सकता है इस तरीके से आप इसको याद भी रख पाएंगे, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस आएंगे जब तक हम आपस में इंटरकनेक्ट नहीं करेंगे उनको, तो इट विल बी वेरी हार्ड टू मेमोराइज देम। सो इसके पहले हम आगे बढ़े तो हमको एक बार सेक्शन 3 to 10 को आपस में कनेक्ट करते हुए, इट मे बी ए सम नॉनसेंसिकल कनेक्शन बट याद रखने के लिए बेटर रहेगा। तो हम अब आगे देखते हैं एक बार कि हम कैसे सेक्शन 3 से 10 तक जाते हैं। तो अब मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। सेक्शन 3 में हमने देखा था डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब इनडायरेक्टली क्या था, हम कोई म्यूनिसिपैलिटी से कोई पार्ट हटा रहे थे, कोई म्यूनिसिपैलिटी से कोई पार्ट निकाल रहे थे। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा, हमने सपोज कीजिए कोई म्यूनिसिपैलिटी है ए, उसमें से हमने कोई पार्ट निकाल के बाहर निकाल दिया, कोई पार्ट उसमें ऐड कर दिया, ये हमने कल किया था उसमें। तो इसका मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि जोड़ तोड़ करनी पड़ रही है एक तरह से हमको यहाँ पे। तो जो हम जोड़ तोड़ कर रहे हैं वो सेक्शन 3 में कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन 3 में हम क्या कर रहे हैं, जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जोड़ तोड़ में दोनों ही कर रहे हैं, म्यूनिसिपैलिटी की भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं और दूसरा हम किसकी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, दूसरा हम यहाँ पे विलेज की भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। मतलब दोनों की जोड़ तोड़ हो रही है, म्यूनिसिपैलिटी और विलेज दोनों की जोड़ तोड़ कर रहे हैं। तो अब जोड़ तोड़ आप करोगे तो आपको फिर एग्जम्पशन लेना पड़ेगा। आप गलत काम करोगे, इसको गलत मत समझिएगा, लेकिन याद करने के लिए है कि अगर आप गलत काम करोगे तो आपको जोड़ तोड़ करनी पड़ेगी। और जोड़ तोड़ अगर आप कर रहे हो तो फिर आपको एग्जम्पशन लेना पड़ेगा कि भाई हमने तो गलत काम किया, अब हमको एग्जम्पशन दो। तो हमने देखा था सेक्शन 4 में एग्जम्पशन क्या था कि किसी भी म्यूनिसिपैलिटी को जो कि अभी बनी है उसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एग्जम्पशन दे सकती है कि कोई इस एक्ट का कोई सेक्शन हो सकता है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो, उस पर लागू नहीं हो, और उसके लिए वो स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। अब ये काम आपने कर लिया कि जोड़ तोड़ किया, गलत काम किया, उस गलत काम को आपने सुधार लिया एग्जम्पशन देके। अब एग्जम्पशन दे के कर लिया तो बोले यार ठीक है, हमने गलत काम कर ही लिया, एग्जम्पशन दे ही दिया है, तो अब हम म्यूनिसिपैलिटी को एस्टेब्लिश कर ही लेते हैं। तो बोला यार एस्टेब्लिश ऐसे कैसे करेंगे, किसी एरिया में तो ज़्यादा लोग, किसी एरिया में कम लोग, कैसे करेंगे। बोले जिसमें कम एरिया हो, जो थोड़ा बहुत गाँव जैसा दिखता हो, उसको आप बना दो म्यूनिसिपल बोर्ड। तो हमने नगर पालिका बना दी। जिस जो थोड़ा सा इससे बड़ा एरिया हो उसको आप बना दो म्यूनिसिपल काउंसिल, और जो इससे और बड़ा हो, लार्ज एरिया हो, उसको आप बना दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। और ये तीनों की तीनों हमने देखा था कॉरपोरेट बॉडी होगी, इनमें सक्सेशन होगा और इनके ऊपर खुद के ऊपर वाद हो सकते, दे कैन शू एंड दे कैन टू बी शूड। जो आपने लैंग्वेज देखी होगी एक्ट में लिखी हुई है, ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई है। तो अब इसमें एस्टेब्लिशमेंट कर दिया आपने, ठीक है। अब उस एस्टेब्लिशमेंट में भी एक बात हुई थी, आपको याद होगा, गवर्नर जो है वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप को डिक्लेयर कर सकता है। उसको लगता है कि नहीं यार इंडस्ट्रियल टाउनशिप ये यहाँ पे सर्विसेज देगी, और जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो क्या कर सकती है, वो किसी अथॉरिटी को कुछ पावर्स दे सकती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की या म्यूनिसिपल काउंसिल की, और वो उसको कुछ वर्क दे सकती है जो म्यूनिसिपल काउंसिल के हैं, या पूरे के पूरे भी दे सकती है। किसको देखते हुए, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखते हुए, उसका कल्चरल पर्सपेक्टिव देखते हुए, उसका टूरिज्म देखते हुए। तो एग्जांपल देता हूँ आपको, जयपुर में जो जेडीए है उसको जैसे कुछ कॉमन एरिया का डेवलपमेंट होता है, कुछ कुछ एरिया में वो करती है। फिर जो हमारे जयपुर में आपने सुना होगा जेडीए के पट्टे होते हैं,
तो ये सब काम आप यहाँ पे जेडीए को दिया होगा। कई जगह आपने देखा होगा नगर पालिका के पट्टे होते हैं, लेकिन जयपुर में जेडीए के पट्टे होते हैं, मतलब ये वाला काम डेलीगेट किया हुआ है। तो ये हमने क्या किया, अब म्यूनिसिपैलिटी बना दी, यहाँ पे एग्जाम्पशन लिया था, फिर बोला यार बना देते हैं, बना दिया आपने, यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी कि कहाँ पे कौन सी होगी, कौन से एरिया में कौन सी होगी, आपने डिसाइड कर दिया। ठीक है, तो बोले अब उसके बाद क्या करेगा, बोले यार अब आपने डिसाइड तो कर दी कौन सी, लेकिन उसमें कंपोजिशन क्या रहेगा, उसमें कौन कौन रहेंगे। तो उसके लिए हमने देखा था एबीसी कि ये इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे, एमपी एमएलए देखे थे हमने, और ये सी में कौन था, नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे। और इसी में हमने क्या देखा था, कंपोजिशन मतलब उसका गठन कर रहे हैं, तो फिर उसमें रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा अपने को। तो रिजर्वेशन की बात करी थी कि SC ST को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ओबीसी को फिर हमने बोला था 50% माइनस ऑफ SC ST, ये हमने देख लिया था कल। ठीक है, फिर उसमें भी एक सिंगल केस एक बनता है कि 50% से ज़्यादा है और 70% से कम है, तो उस केस में ओबीसी का रिजर्वेशन कितना रहेगा, या आप मुझे बताइएगा। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। फिर उसके बाद जब हमने एक बार इसका एस्टेब्लिशमेंट कर दिया, म्यूनिसिपैलिटी का कंपोजिशन दे दिया इसको कि हाँ भाई कितनी सीटें रहेगी, इलेक्टेड कितने रहेंगे, कितने एक्स ऑफिशियो कितने रहेंगे, तो बोला यार एक काम करते हैं, इसकी टर्म डिफाइन कर दो, नहीं तो ये परमानेंट ही बैठे रहेंगे, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये तो हटेंगे ही नहीं। अब टर्म डिसाइड करने के बाद इनको याद आता है, जब सब कुछ बन गया, बोले यार गवर्नमेंट चलेगी किसके थ्रू, हमने ये सब तो ऐसे कर दिया, इतने सारे लोग बैठा दिए, ये सपोज कीजिए मिनिमम 13 नंबर मेंबर तो ये हैं, एमपी एमएलए भी घुस जाएंगे, फिर ये नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, तो गवर्नमेंट चलेगी कैसे। तो बोले यार लिख दो, नहीं तो ये आपस में लड़ते रहेंगे। तो बोला गवर्नमेंट जो चलेगी वो चेयरपर्सन के थ्रू चलेगी, जो तीनों के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन होंगे, उनके थ्रू गवर्नमेंट चलेगी। गवर्नमेंट किसके थ्रू चलेगी, चेयरमैन के थ्रू चलेगी। अब ये क्या हुआ कि 8वीं क्लास तक तो इन्होंने पढ़ाई करी हुई थी सबने, ठीक है, लेकिन ये भूल गए, और 9वीं में जाके इनको याद आया कि भाई वो वार्ड तो हम डिवीजन करना ही भूल गए थे। तो 9वीं कक्षा में इनको भूला हुआ याद आता है, सबको अपने को 9वीं कक्षा में भूला हुआ याद आता है। 8वीं तो हम ध्यान नहीं देते, जब 8वीं में पहली बार बोर्ड लेती है हमारी डाइट, तब हमको, आपने भी दिया होगा बोर्ड का एग्जाम, तो तब हमको याद आता है यार अब कुछ पढ़ लेते हैं यार, नहीं तो फिर तो 10th में तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा, और उसके हिसाब से फिर सब कुछ डिसाइड होगा ज़िंदगी में क्या होना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 9वीं क्लास में हमने गए और सबसे पहले हमने बोला कि वार्ड्स का डिवीजन करो भाई, और बोला सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग करना, और जहाँ तक हो पॉपुलेशन रेशियो सेम रखने की कोशिश करना, पॉपुलेशन रेशियो सेम रखने की कोशिश करना। और फिर 9वीं में तो 10वीं में तो रिजल्ट आ ही जाता है, मतलब डिटर्मिनेशन, रिजल्ट से पता कर रहा है, रिजल्ट से पता चल रहा है अपने को कि डिटरमाइन कर रहे हैं यहाँ पे कितने वार्ड होंगे, उनकी लिमिट्स क्या होगी, लिमिट्स डिटरमाइन करेंगे। रिजर्वेशन डिटरमाइन होगा कि रिजर्वेशन कौन से सीट में, कौन सी सीट रिजर्व रहेगी, SC की रहेगी या ST की रहेगी। वो हमने देखा था कि जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ट्राई करते हैं कि उसी का सीट वहाँ रिजर्व रहे। फिर हमने देखा था कि जहाँ तक हो सके हमको सीटों को रोटेट करते रहना चाहिए। दूसरा, वुमेन को जो रिजर्वेशन है उसको भी मेंटेन करना है स्टेट गवर्नमेंट को, ये हमने देखा था। फिर उसके बाद एक और देखा था हमने कि जो नंबरिंग है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होनी चाहिए। ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, अगर मैं इसको मानता हूँ ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से नंबरिंग स्टार्ट होगी। 1 2 3 जो स्टार्ट होगा वार्ड नंबर, वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। तो ये हमने कल की क्लास का हमने एक बार समरी किया है, आपको फिर याद करने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले एक्सटेंड आएगा, फिर डेफिनेशंस आएगी, फिर हमने कैसे बोला यार जोड़ तोड़ करके डिलिमिट करके गांव, आप म्यूनिसिपैलिटी बना दो, गांव भी ले लो, ले सको तो, लेकिन आप नया नया बनाए हो, नया नया कुछ किए हो तो आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पशन ले लिया, चलो अब मेरा का सारा काम हो गया, तो अब मैं एस्टेब्लिश कर ही देता हूँ, एस्टेब्लिश कर देता हूँ। तो हम एस्टेब्लिश कर दी कि यहाँ पे ये होना चाहिए, म्यूनिसिपैलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होना चाहिए, लार्जर एरिया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होना चाहिए। तो गवर्नर बोलता है मेरे को तो पूछा ही नहीं, तो गवर्नर को बोला कि ठीक है तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना लेना। स्टेट बोली जब गवर्नर बनाएगा तो मैं चुपचाप क्यों बैठूंगी, तो मैं भी कुछ करूंगी। तो बोला ठीक है तुम अथॉरिटी बना लेना, लेकिन अथॉरिटी बनाते टाइम पे हिस्ट्री देख लेना, कल्चर देख लेना, टूरिज्म देख लेना वहाँ का। ठीक है, तो बोले ये भी बन गए, अब सब बन गया। तो बोले अब कंपोजिशन डिसाइड करो किसमें कितने लोग बैठेंगे। तो किसमें कितने लोग बैठने के लिए हमने कल देखा ही था कि एक में हमने देखा कि हमारे इलेक्टेड मेंबर्स कितने होंगे, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में इलेक्टेड में देखा था हमने 13 से कम नहीं हो सकते, एक्स ऑफिशियो कितने होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर्स मैंने कल बताया था आपको, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, किस में कितने होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कितने होते हैं, म्यूनिसिपल बोर्ड में कितने होते हैं, काउंसिल में कितने होते हैं, आप मुझे बताइएगा। अभी अमेंडमेंट हुआ था इसमें लास्ट टाइम, तो आप मुझे देख के बताइएगा, और आपको याद हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने होते हैं। फिर अगर हमारा कंपोजिशन भी हो गया, तो उसके बाद भाई टर्म डिसाइड करो कि टर्म कितने, नहीं तो ये परमानेंट ही बैठे रहेंगे यहाँ पे, तो इलेक्टेड तो जाने वाले ही नहीं है। तो बोले टर्म डिसाइड कर दो इनकी, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से।
अच्छा, टर्म डिसाइड हो गई, अब बोले टर्म तो आपने डिसाइड कर दी, लेकिन ये सब बोलेंगे मैं भी सरकार, मैं भी सरकार, मैं ही हूँ सरकार। तो बोले ठीक है, चेयरपर्सन बना दो इनका, चेयरपर्सन बना दिया। बोले गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन के थ्रू चलेगी। उसके बाद इनको याद आता है यार, वो 9वीं क्लास में गए तो इनको याद आया यार, वो डिवीजन, वार्ड का डिवीजन करना तो हम भूल ही गए थे। तो ठीक है, बोले सेक्शन 6 के हिसाब से कर लेना और पॉपुलेशन को देख लेना यार, बराबर सी रहे। लेकिन 10वीं में तो रिजल्ट आना था, मतलब डिटर्मिनेशन करना था किस किस का, लिमिट्स का और रिजर्वेशन कितना देना है वो डिसाइड करना था। करना पड़ेगा कि SC ST का एरिया है वहीं पे होना चाहिए, फिर रोटेशन होना चाहिए, फिर नॉर्थ वेस्ट से नंबरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये हमने सेक्शन 1 to 10 देखा। और अब मुझे लगता है कि आपको ये अब तो याद हो ही गया होगा जहाँ तक है। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 11 में। तो सेक्शन 11 में हम चलने के पहले एक बार देख लेते हैं कि आपको कितना याद हुआ। एक बार आप रोक के और देखिएगा कि आपको सेक्शन 1 to 10 आप एक बार मन में रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपको याद रहता है कि जो सेक्शन 11 है उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये पावर दी गई है कि वो पूरे पंचायती जो लोकल बॉडीज़ हैं, कौन कौन सी तीनों, म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस इसके पास रहेगा, डायरेक्शंस ये देगा इसमें, और कंट्रोल भी इसी के पास रहेगा। और कंट्रोल दो, ये तीनों चीज़ें दो दो रेस्पेक्ट में रहेगी। एक तो रोल्स के प्रिपरेशन में, मतलब जो नामावली सूची बनती है उसके प्रिपरेशन में किस किसका नाम रहने वाला है, और कैसे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे पूरे इलेक्शन के प्रोसीजर में जो है वो कंट्रोल, सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन का रहने वाला है। ये सेक्शन 11 में दिया हुआ है। ठीक है। अब सेक्शन 12 में एक क्लोज दिया हुआ है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो अपने फंक्शंस को डेलीगेट कर सकता है। किसको डेलीगेट कर सकता है? डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को और सेक्रेटरी टू स्टेट इलेक्शन कमीशन को वो डेलीगेट कर सकता है। तो अब हमको समझ में आया कि दो काम मेनली हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन के हैं। एक तो है कि इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना और दूसरा इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। अब इसमें जो फर्स्ट काम है जो हम बोल रहे हैं रोल्स को प्रिपेयर करना, मतलब नामावली सूची बनाना। अब उसके रेस्पेक्ट में हम जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें अच्छे से बात करेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 13। अब उसमें जो है वो ये बोला गया है कि कैसे किसी भी एक जो वार्ड है उसकी रोल्स कैसे बनेगी, और उसके लिए इन्होंने कुछ प्रोविजंस किए हुए हैं। तो प्रोविजंस पहला क्या किया हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के से कंसल्ट करके, जो यहाँ पे दिख भी रहा है, एक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। क्या करेगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की नियुक्ति करेगा। ठीक है। और वो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन भी फर्दर एक और कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकता है? उसके सपोर्ट के लिए SEC और इसको इसके नीचे 2 AERO दे सकता है, तो एक से ज़्यादा, सॉरी, नॉट एग्जैक्टली 2, 1 या मोर देन 1। क्या दे सकता है? असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स दे सकता है। और इनके एरिया भी डिसाइड कर सकता है कि सपोज कीजिए एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये एरिया इसको दे दिया, ये एरिया इसको दे दिया, तो ऐसे एरिया भी डिसाइड कर सकता है। तो SEC जो है वो क्या काम कर रहा है इस रेस्पेक्ट में, जो जो रोल्स प्रिपेयर हो रही है उसमें एक तो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को नियुक्ति दे रहा है, दूसरा AERO को नियुक्ति दे रहा है। ठीक है। अब ये रोल्स में किसका नाम रहने वाला है, कौन इसमें एलिजिबल होगा, कौन नहीं होगा, उसके लिए नेक्स्ट फर्दर प्रोविजंस दिए हुए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या है? एज 18 होनी चाहिए और रेजिडेंट होना चाहिए 1 जनवरी को। ये ध्यान रखना, 1 जनवरी को सपोज कीजिए नामावली सूची तैयार हो रही है 15 मार्च को, 15 मार्च को नामावली सूची तैयार हो रही है, तो 15 मार्च को ये देखेगा कि उस साल की 1 जनवरी को वो 18 ईयर्स का हुआ था या नहीं हुआ था। दैट्स ऑल। जो पर्सन है वो 18 साल का 1 जनवरी को हो जाना चाहिए था। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स बनाने का पावर दिया गया है, लेकिन कुछ जो रूल्स हैं वो इसी एक्ट में लिखे हुए हैं। तो रूल्स क्या है? फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन इस जो नामावली सूची में है वो होगा ही होगा। तो फर्स्ट आता है कि उस एरिया का कोई रेजिडेंट है, सपोज कीजिए, क्लैरिफिकेशन से ये, उस एरिया का कोई रेजिडेंट है, वो सपोज कीजिए जयपुर का रेजिडेंट है और वो दिल्ली में रहता है। सपोज कीजिए जैसे मैं हूँ, मैं जयपुर का रेजिडेंट हूँ, लेकिन मैं रहता कहाँ पे हूँ? दिल्ली में रहता हूँ, मेरी जॉब की वजह से रहता हूँ। लेकिन मेरा नाम अभी भी जयपुर की इलेक्टोरल लिस्ट में ही रहेगा। मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ
तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा नाम यहाँ पे दिल्ली में रहेगा, मेरा नाम जयपुर की उसी में रहेगा। मेरा घर है यहाँ पे, मैं नेटिव यहीं का हूँ, यहाँ से यहाँ रह रहा हूँ, फिर मैं कभी कभार सैटरडे संडे आ जाता हूँ सपोज कीजिए, तो मैं नेटिव जयपुर का ही हूँ। उसी हिसाब से मतलब एब्सेंस है मेरी यहाँ पे, एब्सेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा नाम यहाँ की नामावली सूची से हट जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, एमपी एमएलएज हैं। अब एमपी का भी आप ऐसे समझ लीजिए, एमपी इस एरिया का था, यहाँ से इलेक्ट हुआ, वो भी दिल्ली संसद के काम में उसको इन्वॉल्व रहना है, तो वो भी दिल्ली रहने लग गया, तो उसकी भी एब्सेंस हो गई यहाँ से। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम यहाँ से हट जाएगा, इसका मतलब मेयर एब्सेंस इज नॉट कैपेबल ऑफ रिमूविंग द पर्सन नेम फ्रॉम द लिस्ट। सेकंड क्या है, एमपी एमएलए जो है वो अपने एरिया से चले जाते हैं विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए या फिर संसद की कार्रवाई में भाग लेने के लिए, तो उनका नाम उस लिस्ट से हटेगा नहीं, ओनली एब्सेंस की वजह से। तो पहला केस हमको समझ में आ गया कि इनका नाम रहेगा ही रहेगा जो एब्सेंस है या फिर एमपी एमएलए। फॉर सपोज कीजिए आप में से कई लोग होंगे, वो उनका गांव सपोज कीजिए सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन वो रह कहाँ पे रहे हैं, वो रह रहे हैं जयपुर में, तो उनका नाम जो होगा नामावली सूची में सिक्कर में ही रहेगा, वो वहां पे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नाम हट जाएगा उनका वहां से। अब दूसरा आता है कि ये जो केस है जो हम देखने वाले हैं फर्दर, ये जो क्रॉस का यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब ये कि ये जो जो हम लिस्ट में देखने वाले हैं, इन लोगों का, ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे। किसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इनका इलेक्टोरल लॉज में नाम नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ने, किसी ने जयपुर में घर ले लिया, सपोज कीजिए मैं अभी जयपुर में हूँ, ठीक है, अभी मैं दिल्ली में कोई घर खरीद लेता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा नाम दिल्ली की इलेक्टोरल लिस्ट में आ जाएगा। या फिर सपोज कीजिए जयपुर का रेस्टोरेंट देखते हैं, तो जयपुर में कोई बंदा कोटा का है, वो आके जयपुर में घर खरीद लिया किसी ने, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका नाम कोटा की यहाँ की लिस्ट से जो लिस्ट है वहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। या तो फिर उस केस में वो ऐसा कर सकता है कि मैं वो अप्लाई करेगा कि देखिए मैं कोटा से रिनाउंस कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं यहाँ की लिस्ट में ऐड हो सकता हूँ क्या, तब उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो बोले कि ओनली मैंने घर ले लिया इसलिए मुझे ये लिस्ट में ऐड कर लो, वो नेसेसरी नहीं है, उस केस में उसको वो ऐड नहीं किया जाएगा। सेकंड, मेंटल इलनेस है तो भी ऐड नहीं होगा, तो वो लिस्ट में ही नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। थर्ड है, वो प्रिजनर है या विजिटर है। प्रिजनर मतलब अगर जेल में बंद है तो भी नहीं होगा उसका रोल्स में नाम। दूसरा, विजिटर है, कोई बाहर का सपोज कीजिए यूरोप का पर्सन है, वो यहाँ पे घूमने आया है और होटल में रह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम भी इस लिस्ट में आ जाएगा, उसका नाम भी इस लिस्ट में नहीं आएगा। तीसरा है होटल में, जैसे मैंने केस बताया कि कोई सिक्कर का स्टूडेंट है, वो जयपुर में रह रहा है, सेम टू सेम केस यहाँ पे भी अप्लाई होगा। वो उस केस में आपका जो नाम है वो सिक्कर में ही रहेगा, वो जयपुर में नहीं होगा। अगर आप होटल में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है, या हॉस्टल में रह रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका जो नाम है वो यहाँ पे इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि कौन से, सपोज कीजिए मैं बोलूँ कि मैं मैं तो एज 18 का भी हूँ, रेजिडेंट भी हूँ, तो अब एक काम करो, मेरा जो नाम है वो आप एक से ज़्यादा बार जोड़ दो और मोर देन वन वार्ड में जोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कोई बोले कि मेरा नाम है ना जो वार्ड नंबर 1 में भी रहना चाहिए, वार्ड नंबर 3 में भी रहना चाहिए, वार्ड नंबर 4 में भी रहना चाहिए, और मेरा नाम जो है वो दो दो बार आना चाहिए, वार्ड 1 में भी 2 बार आए, वार्ड 2 में 3 में भी 2 बार आए, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसके लिए आप एंटाइटल नहीं हो। तो ये क्लैरिटी आ गई रोल्स के रिगार्डिंग हमारे पास। अब इसमें क्या किया कि जो एलिजिबिलिटी आपने एज 18 की और रेजिडेंट की दी है, कि आप रेजिडेंट होने चाहिए 1 जनवरी को और एज 18 हो जानी चाहिए आपकी 1 जनवरी को, इस ये भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 14 है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 14 क्या है, कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी हुई है, अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन आपके पास हैं तो आप फिर रेजिडेंट होंगे नहीं, चाहे से आप वहाँ के आप रियल में रेजिडेंट हो, वहाँ पे आप हाउस भी ओन कर रहे होंगे, वहाँ के आप रहने वाले हैं, नेटिव है, सब कुछ है, तो भी नहीं मिलेगा। वो क्या क्या है उसमें देख लेते हैं। आप अगर सिटीजन नहीं हो तो पहली चीज़। दूसरा, आपको कोर्ट ने अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया हो तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। थर्ड क्या है, करप्ट प्रैक्टिसेस में आपको सजा हो रखी हो, इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंसेज आपने किए हो। लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपका नाम इस वजह से हट जाएगा, लेकिन जैसे ही ये केस आपके अगेंस्ट हटा, मान लो आप फर्दर अपील करते हो और आपके अगेंस्ट से केस हट जाता है और सज़ा आपकी ख़त्म हो जाती है, तो उस केस में आपके नाम को वापस ऐड करना पड़ेगा। वो बोला हुआ है जैसे अगेन इंक्लूड इफ वो केस इज डिसमिस्ड, ये क्लियरली इस सेक्शन में डिफाइन किया हुआ है। अब उसके बाद हमारा सेक्शन 15 बचता है। अब सेक्शन 15 देखते हैं कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सेक्शन 15 बोल रहा है कि फॉल्स डिक्लेरेशन, अगर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है उसको कोई पर्सन फॉल्स डिक्लेयर करता है,
और कुछ भी डिक्लेरेशन सपोज कीजिए विद रिगार्ड टू द owning a house, with regard to their show their nativity, with regard to age, their age, with regard to their address, अगर कुछ भी रिवीजन कराने के लिए, मॉडिफाई कराने के लिए अगर आपने गलत सूचना दी है तो उस केस में आपका नाम जो है वो इस लिस्ट में इलेक्टोरल रोल्स में रहने वाला नहीं है। ये आपका सेक्शन 15 बोलता है। ठीक है, अगर आपने इसमें क्या होगा, आपने कोई स्टेटमेंट भी दे रखा है जिसमें आपने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं इस एरिया का रहने वाला हूँ, तो भी आपका नाम इसमें डिक्लेयर नहीं होगा। और उस केस में आपको सजा मिलने वाली है, वो कितनी मिलने वाली है, 1 साल और 2 से 5 हजार। बोलते हैं 2-5 हजार लग जाएंगे तो लग जाएंगे, वैसे ही आपके यहाँ पे 2-5 हजार लगने वाले हैं अगर आपने अब फॉल्स डिक्लेरेशन कुछ किया हुआ है अपना नाम ऐड करवाने के लिए। कुछ भी डिक्लेयर किया, सपोज कीजिए आपकी एज 18 नहीं हुई लेकिन आप ऐसे ही कुछ गलत डॉक्यूमेंट बना के लाके लगवा दिए और बोले मेरी एज तो 18 हो गई, तो उस केस में आपके ऊपर ये, या फिर दोनों भी आपके ऊपर हो सकता है, आपको फाइन भी देना पड़ सकता है और आपको सजा भी हो सकती है 1 साल की। अब फर्दर देखते हैं अपन सेक्शन 16 to 20। अब सेक्शन 16 to 20 में जैसे हमने ये देख लिया AERO और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, तो ये तो नामावली के लिए हो गए। अब आएगा हमारा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आएगा। कौन आएगा? चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का मेन काम क्या रहेगा? उसका मेन काम रहेगा इलेक्शन को कंडक्ट करवाना। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है वो भी SEC जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करके ही करता है, और वो क्या करता है, इस पूरे प्रोसेस को सुपरवाइज करता है। जो पावर इसको SEC डेलीगेट करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो इसको पावर डेलीगेट करता है, उसमें कौन कौन से काम करवाता है? ये रोल्स प्रिपेयर करवाएगा, जो हम अभी देखे थे, नामांकन सूची को प्रिपेयर कराने का काम देखेगा। सूची में रजिस्टर तो हमने देख लिया, कौन करेगा? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उस काम को करेंगे, लेकिन उसको सुपरवाइज कौन करेगा? वो करेगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। फिर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा, वो भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कंडक्ट करवाएगा। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सेक्शन 16 के अंडर आता है, और उसके 2 काम है मेनली। वो है प्रिपरेशन ऑफ रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। वो एक तरह से वही काम हो गए जो कि SEC को दिए हुए हैं, लेकिन SEC का ओवरऑल पूरा काम है, उसको पूरा प्रोसेस को देखना है, वो उसका सुपरिटेंडेंस है, तो सुपरिटेंडेंस भी तो और डायरेक्शन है और कंट्रोल है, तो उसको करवाने के लिए इसको लोग चाहिए होंगे। ये भी अपने नीचे में ऑफिसर्स अपॉइंट करेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए इसने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दिए, और इस रजिस्ट्रेशन के काम को और इलेक्शन के काम को देखने के लिए इसने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। सपोज कीजिए SEC है यहाँ पे, और SEC जो है वो अपने नीचे रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंट कर रहा है, और दूसरा अपने नीचे में एक इसने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हमने सेक्शन 16 में हम देख रहे हैं वो अपॉइंट करता है। ये इसको भी, इसके काम को भी देख रहा है, और इसको इलेक्शन का काम भी दिया हुआ है। दोनों काम इसको दिया हुआ है। पावर्स डेलीगेट करता है SEC, और ये इसको, इन दोनों को अपॉइंट करने के लिए किससे कंसल्ट करता है? स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो सेक्शन 17 क्या बोलता है। वो बोलता है कि आप एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रहेगा, जो कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बोलेंगे, यहाँ पे इसको लिख दिया गया है कि कमीशन है, बट ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन, ये यहाँ पे आपका ऑफिसर है। तो ये भी क्या करेगा? SEC जो है, मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन है, वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करके डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करेगी, और वो आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आपको एरिया डिफाइन करना पड़ेगा कि इस डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है और इस डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया, इस डिस्ट्रिक्ट के इस एरिया में ये काम करेगा, इस डिस्ट्रिक्ट के इस वाले एरिया में ये काम करेगा। आपको एरिया इसमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेक्शन 17 क्या बोल रहा है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहेगा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के नीचे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान का एक रहेगा, जिसका 2 काम होंगे, रोल्स को प्रिपेयर करना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस। उसको करवाने के लिए इसको भी आदमी चाहिए, तो इसको आदमी कौन मिला? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मिला, जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फिर सेक्शन 18 आता है, वो ये बोलता है कि जो लोकल अथॉरिटी का स्टाफ होगा वो किसके अंडर काम करेगा? वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के अंदर काम कर सकता है। अगर SEC ऐसा बोलता है तो SEC स्टेट गवर्नमेंट को बोलता है कि हमको इतने लोग चाहिए, इस अथॉरिटी के इतने लोग चाहिए, तो उतने, उस अथॉरिटी के उतने लोग जो हैं वो लोकल अथॉरिटी को इस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को देने पड़ेंगे, वो मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो ERO और रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो क्या है? ERO हमने देखा था, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर,
और दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर सेम जो हम देखते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे जो बूथ होता है वहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एवरी लोकल अथॉरिटी, चाहे से वो एडेड हो या फिर फाइनेंस्ड बाई दी स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको अपने पर्सन्स जो हैं, स्टाफ हैं, वो इसको देने ही पड़ेंगे। तो इसमें स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी का मतलब ये है कि लोकल अथॉरिटी में दो तीन चीज़ें आ जाएंगी। एक तो आ जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आ जाएंगे। दूसरे आपके आ जाएगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल, सब आ जाएंगे। दूसरा अथॉरिटी ऐसी कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी डिपार्टमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको फंड कर रही हो या फिर एड दे रही हो, कुछ भी एड दे रही हो और कुछ फाइनेंस्ड हो, मेजोरली फाइनेंस्ड हो। नॉट नेसेसरी कि उसको थोड़ा सा डोनेट किया है तो भी आओ हमारे यहाँ काम करो, ऐसा जरूरी नहीं है। उसमें मेजोरली फाइनेंस्ड होना चाहिए, तब जाके उसको आप एज ए स्टाफ ऑफ लोकल अथॉरिटी सेक्शन 18 के अंदर आप काम ले सकते हो। फिर सेक्शन 19 ये बोलता है कि ये सारे ऑफिसर्स कौन कौन से, हमने देखा था AERO, ERO, ये हम देखे थे पिछले, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो होते हैं वो, फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, फिर वो बाकी स्टाफ, ये सारे के सारे डेपुटेशन माने जाएंगे किसके लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास ये डेपुटेशन में है। मतलब ये अपने डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में डेप्यूट हो गए हैं और स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इनके ऊपर टोटल कंट्रोल करेगा। इनका कुछ भी करना होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उस टाइम पे डिसाइड करेगा। उसके बाद में आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 है ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब ये ऑफिसर्स इतने सारे हमने इकट्ठे कर लिए, ये इतने सारे ऑफिसर हमने इकट्ठे कर लिए, ERO लिया, फिर AERO आया, फिर उसके बाद हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आ गया, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आ गया। ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, अगर ये अपनी ऑफिशियस ड्यूटी सही से नहीं करते हैं तो इनके ऊपर एक्शंस होगा। और एक्शंस क्या हो सकता है, एक एक्शन तो हो सकता है कि इनको 3 मंथ्स टू 2 ईयर्स की जेल हो सकती है और 1K to 2K इनके ऊपर फाइन लग सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है। और दूसरा क्या केस हो सकता है कि अगर इनके इस काम की वजह से, ऑफिशियल ड्यूटी को ब्रीच करने की वजह से, अगर कोई डैमेज हुआ है, इकोनॉमिक डैमेज मान लो, या फिर और दूसरा कोई डैमेज हुआ है, तो उस केस में विदाउट SEC और CEO DO जब तक कंप्लेंट नहीं करे तब तक कोई लीगल केस इनके ऊपर नहीं चलेगा। अच्छा, ब्रीच ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी क्या है, सपोज कीजिए रोल्स प्रिपरेशन में कुछ गड़बड़ कर दें, ठीक है। रोल्स प्रिपरेशन का मतलब होता है रिवाइज करने में, उसको मॉडिफाई करने में कुछ इन्होंने ऑफिशियल ड्यूटी को ब्रीच किया हो, या फिर इलेक्शन के जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए हैं उस टाइम पे इन्होंने कुछ ऑफिशियल ड्यूटी को ब्रीच किया हो। और वो एक्शन कौन लेता है, ये वाला SEC CEO DO जो है, वो अगर कंप्लेंट करता है तो फिर कोर्ट एक्शन लेगा और इनको 3 मंथ्स टू 2 ईयर की सजा मिल सकती है, मैक्सिमम 2 ईयर्स की, और 1K to 2K फाइन लग सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। तो ये हमारा जो है वो सेक्शन 11 to 20 हमने कंप्लीट देख लिया है। इसको आप एक बार दोबारा स्टडी करना और एक बार देखना। अब अगर आपने ये क्लास आप दोबारा देखोगे तो आपको हो सकता है कि ये यहीं पे याद हो जाएगा, लेकिन हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे तब सेक्शन 11 to 20 को भी हम वैसे ही याद करने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमने पिछले सेक्शंस को, सेक्शन 1 to 10 को याद किया था। एक बार आप वापस रिवाइज करना इसको, ठीक है। थैंक यू।